हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दिल्ली सल्तनत की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, गुलाम वंश की बात कर रहे हैं। कब से कब तक है? 1206 से 1290 तक की बात है। 1206 से 1290। पहला क्वेश्चन आ जाइए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, 1206-90 कुतुबुद्दीन ऐबक। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। ठीक है, साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे और इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। आगे चलते हैं। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऐबक। लाख बख्श किसे कहा जाता था? ऐबक को। ठीक है, बहुत सारा दान किया करता था, ऐसे ही दान कर देता था तो उसको इस वजह से कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला नाम से पुकारा जाता था। फरिश्ता लिखता है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था, स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़क्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए। ऐबक ने दिल्ली में दो मस्जिदें वगैरह बनवाई, कुवत उल इस्लाम और अजमेर में। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, मस्जिद थी दोनों, बनवाई। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है, और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। ठीक, और कहा जाता है कि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। क्वेश्चन 4, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। क्वेश्चन 5, कुवत इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ कहाँ है? तो एक दिल्ली में है, दूसरा अजमेर में है। दिल्ली और अजमेर, दिल्ली और अजमेर, दिल्ली और अजमेर। आ जाइए क्वेश्चन 6, किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। बाकी ऐबक ने तो शुरू ही कर दिया था, इल्तुतमिश ने ख़त्म किया था, और बीच में फिरोज शाह भी थे, उन्होंने भी चौथी मंजिल का निर्माण कराया था। ठीक है, मतलब चौथी मंजिल के स्थान पे 2 और मंजिल वगैरह बनवाई थी। तो गयासुद्दीन तुगलक का इससे कोई रिलेशन नहीं था। इनकी राजधानी क्या थी? मेरे ख्याल से तो लाहौर थी, लाहौर है। ठीक है, देखिए गोरी की मृत्यु 12 से 6 में हो जाती है। ठीक है, गोरी का ही वही उसी के साथ आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया था, साथ नहीं आया था, सॉरी, आमंत्रित किया था। ठीक है, और अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की। 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासन पर बैठा। ऐबक ने राजधानी लाहौर बनाई। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई थी गोरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी कौन कौन? ताजुद्दीन यलदौज और नासरुद्दीन कुबाचा। यलदौज और कुबाचा। तो एक तरफ गोरी है, ठीक है, एक सेकेंड, तो एक तरफ गोरी है और एक तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक है। गोरी के साथ दो लोग और हैं, एक तो यलदौज है और दूसरा है कुबाचा। गोरी ने तो फिर इन भाई साहब ने, ऐबक ने क्या किया कि वो जानता था कि मतलब शक्तिशाली लोग हैं ये लोग, भले ही उसके उत्तराधिकारी हैं लेकिन शक्तिशाली हैं। तो इसने क्या किया, अपनी बहन की शादी क्या कर दी? कुबाचा से कर दी। अपनी सिस्टर की शादी, सिस्टर जो थी इनकी शादी कुबाचा से कर दी। तो ये इनकी तरफ चले गए, लेकिन तब भी यलदौज से तो मतलब खतरा बना ही हुआ था ना। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, दिल्ली आने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिला। ठीक है, क्वेश्चन 8, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी ऐबक की? तो वो एक गेम होता था पोलो टाइप का, हम लोग के आज का पोलो वगैरह है, तो उस टाइम का एक गेम होता था, उसी से गिर गया था, मतलब उसी में वो खेल रहा था, घोड़े से गिर गया था, घोड़ा उसके पर चढ़ गया, वो मर गया। ठीक, और 1210 में मरा। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश थे। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक तो अपना लाहौर में ही रह गए, वो आ ही नहीं पाए। तो इल्तुतमिश जो थे वो, इनका टाइमलाइन देखिए, 10 में मर गए ऐबक,
ठीक। और इल्तुतमिश 11 से 36 तक रहे, 1211 से लेके 1236 तक रहे, ठीक है। फिर वो आते दिल्ली आता है, उसके बाद क्या था, इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल के सर्वप्रथम इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, अरबी सिक्के चलाए। और इसके अलावा सल्तनत युद्ध के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल, ठीक है। इसके अलावा सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखवाने की परंपरा इसने शुरू की थी। किसने? इल्तुतमिश ने, ठीक है। आगे आ जाइए। क्वेश्चन 10, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए, वगैरह वगैरह हमने देख लिया है क्वेश्चन 11, इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी, देख लिया हमने, ठीक है। ये भी कभी कभी देख लिया करिए कब आया क्वेश्चन। किसने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की, ठीक है। क्वेश्चन 13, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। क्या बताया गया इसके बारे में? वस्तुतः वो पहला सुल्तान था, ठीक है। मतलब वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, लेकिन उसने अपने आप को सुल्तान बोला ही नहीं कभी, ठीक है। उसने सुल्तान के यानी कि इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि दी। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार यलदौज और कुबाचा को समाप्त किया, भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया। क्या क्या किया उसके बारे में बता रहा है ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर ये। राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत कर दिया, दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी बना दिया और सिक्के चलवाए अपने नाम के। क्वेश्चन 14, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश, गोरी का गुलाम वो कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका गुलाम इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश भाई साहब। तो ऐबक ने आरंभ में ही इसे सरे जहांदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान कह के ये ऐसा मतलब उसको पद दिया था और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था इल्तुतमिश से। क्वेश्चन 15, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक, कोई शक, रजिया सुल्तान। 12 से 36, 12 से 40, बहुत कम टाइम में कब टाइम इनको मिला क्योंकि कोई एक औरत को उस पद पर नहीं देखना सकता था, ठीक है। और पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया गया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सूबेदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन 16, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो ये इल्तुतमिश के टाइम में आया था चंगेज़ खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज़्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मनबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज़ खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे कि वह मंगबरनी की सहायता ना करे और इल्तुतमिश ने भी यही किया, उसने सहायता नहीं की। और जब मंगबरनी 1224 में भारत से चला गया तो ये समस्या अपने आप ही सुलझ गई। अगर उसने, सब जानते थे ना चंगेज़ खां का प्रभाव कितना ज़्यादा था, ठीक है, तो इस वजह से उसने पंगा ही नहीं लिया। क्वेश्चन 17, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज़ खान का समकालीन था? तो हमने देख लिया इल्तुतमिश था। क्वेश्चन 18, मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए इल्तुतमिश के टाइम। 19 मंगोल इल्तुतमिश। 20 मंगोल, अच्छा सॉरी, चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन नाम था इनका, तेमुचिन, लगता है चाइनीज़ था, वॉटेवर। चंगेज़ खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। इनका नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। फिर क्वेश्चन 21 क्या पूछ रहा है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खां भगोड़े ख्वारिज़्म में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा, ठीक है, एकदम सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की नहीं था।
ये गलत है। विजयनगर साम्राज्य के देवराय सेकंड के शासनकाल में वास्को डी गामा। अच्छा, वास्को डी गामा कहाँ से आ गया इनके टाइम में? आ जाइए, ये वाली बात तो हमने पढ़ ली थी कि ठीक है कैसे चंगेज़ खां ख्वारिज़्म को पीछा करता है, ख्वारिज़्म के युवराज का पीछा करता है, इल्तुतमिश उसको शरण नहीं देता है, वो अपने आप चला जाता है, दोनों गायब हो जाते हैं। ठीक। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार करके सिंधु नदी पार की थी। ठीक है, इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, तैमूर नासिरुद्दीन महमूद। और विजयनगर साम्राज्य के देवराय सेकंड के शासनकाल में ईरान का राजदूत कौन सा आया था? अब्दुल रज्जाक। और वो जो वास्को डी गामा था 1498 में आया था। ठीक है, केरल पे पहुंचा था। उस समय विजयनगर पर नरसा नायक के पुत्र तिम्मा का शासन था। ये तो कुछ नया है, मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, जब वास्को डी गामा आया था तो केरल में कौन था? तिम्मा था। क्वेश्चन 22, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसे? मलिक जानी को किया था। इल्तुतमिश ने बिहार के शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। ठीक है, ये एक व्यक्ति था जिसे इन्होंने पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। और ये भी ऐसे स्पेशल है, इस वजह से ऐसा पूछा गया है, चिंता ना करें। क्वेश्चन 23, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ये तुर्कियों का हाथ था। ठीक है, उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विद्रोह कर उसे सत्ता से हटा दिया था। क्वेश्चन 24, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, बलबन ने 1266 से 1286 तक बागडोर संभाली। उलू खां के नाम से उसको जाना भी जाता था और वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। कई सारे नाम थे। ठीक है, और वो भी एक इलबरी तुर्क था। 25, रक्त और लौह की नीति किसने चलाई थी? तो सभी को पता होगा, बलबन ने चलाई थी। ठीक है, बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 विशेषताएं थी। ठीक है, और प्रथम था कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरा था कि वो निरंकुश होता है। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जन साधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। ऐसी नीति बना दे कोई कुछ बोल ही ना पाए। रक्त और लौह की नीति, बलबन। क्वेश्चन 27, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया उसने और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कथन कारक व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बताती हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा है। बलबन दिल्ली में गुलाम वंश का शासक था। 1266 से 86 तक शासन किया। इसने सम्राट पद को दैवीय घोषित किया। सिजदा पैबोस वाले, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है सिजदा पैबोस। ठीक है, और इसने मंगोलों से आक्रमण के लिए भी दुर्ग वुर्ग बनवाए थे उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो व्याख्या तो नहीं कर रहा है कहाँ से जो भाई भारत में और भी तो सत्ताएं थीं, तो वो कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 28, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी किसकी? जिले इलाही की। ठीक है, बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उसका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिले इलाही या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब। ठीक, क्वेश्चन 29, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत, ठीक है हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, ईश्वरीय वगैरह की बात कर रहा है, ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत की बात कर रहा है वगैरह वगैरह, बलबन की बात कर रहा है। नौरोज किसने स्टार्ट करवाया था? 30 क्वेश्चन में नौरोज के बारे में पूछा है, तो ये भी बलबन भाई साहब थे।
ठीक है। सिजदा और पैबोस की बात कर रहा है, तो देखिए सिजदा का मतलब होता है कि भूमि पर लेट कर, वो होता है ना मोदी जी ने जो मंदिर निर्माण के टाइम किया था, उद्घाटन के टाइम में, ठीक है, साष्टांग प्रणाम, सिजदा वही है। पापोस क्या है, चरणों को चूम लेना, ठीक है। और नौरोज़ त्यौहार भी मनाने की बात कही थी। बलबन के बारे में क्या सही नहीं है पूछा है, तो नियामत खुदाई वाली बात सही है। तुर्कान ने चहलगामी को भी समाप्त किया। क्यों किया? क्योंकि ये खुद भी एक उन्हीं में से था, वो जानता था कि यही हमको, मतलब अगर हटा सकते हैं तो हटा सकते हैं, इसीलिए पहले उनको ही ख़त्म कर दिया। बंगाल के विद्रोह का दमन भी किया था इसने। इक़्तिदारी इससे रिलेटेड नहीं है। इक़्तिदारी जो है वो इल्तुतमिश से रिलेटेड है, ठीक है। और बलबन का और भी नाम था, बहाउद्दीन था। नासिरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। जिले इलाही वगैरह भी धारण की थी। 66 से 86 तक था, ठीक है। राजत्व का सिद्धांत वगैरह दिया था। सजदा पैबोस की बात की थी। नियामत खुदाई की बात की थी। तुर्कान चहलगामी को समाप्त किया था। और एक मात्र विद्रोह हुआ था 1279 में, ठीक है। बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां था, जिसे बलबन ने मतलब उसको पराजित किया और मृत्युदंड दे दिया। 32 में देखिए, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद पर दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा है, तो बलबन ने कहा है, ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर एक मंदिर है, उसमें दीवारों पर शिलालेख लिखवाए और खुद को खलीफा का सहायक कहा, किसने, बलबन ने। और इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।